अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ लाइव सेशन में मौजूद हैं खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने साथ साथ पढ़ाई को भी लिए चल रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने वर्कशीट्स आपको दी थी। मैंने कहा था कि आप लोगों ने ये वर्कशीट्स जो हैं वो सॉल्व करनी है ताकि जब आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हों तो आप लोग जो है इन वर्कशीट्स को बेस बना के याद कर सकें। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का। आज हमने दो काम करने हैं। हमने एक नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट्स का, और साथ ही हमने वर्कशीट्स को भी डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स पहले कौन सा काम करें, पहले वर्कशीट्स का काम करें या पहले नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें? हाँ जी बच्चों, जल्दी से बता दें, पहले कौन सा काम स्टार्ट करें? वर्कशीट्स कर लें या पहले जो है हम स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक? तो मेरा ख्याल है पहले हमें वर्कशीट कर लेनी चाहिए। ठीक है, बच्चे भी यही कह रहे हैं। सो वर्कशीट्स हम खोल लेते हैं और साथ साथ आप लोगों में से किस किस बच्चे ने वर्कशीट सॉल्व की हैं जल्दी से बताएं। किस किस बच्चे ने वर्कशीट सॉल्व की हैं? हाँ जी बच्चों, किस किस ने की है और किस किस ने नहीं की अभी पता चल जाएगा। उस लिहाज से फिर मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। ये क्या कमेंट है सर? क्रैब साइकिल और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है क्या? जी बिल्कुल। चलें जी, मोस्टली स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि वर्कशीट कर लें। सो सॉल्व करते हैं जी वर्कशीट्स को। वर्कशीट्स मेरे पास मोबाइल में होंगी, मैं खोल लेता हूँ और साथ साथ आपको एमसीक्यूज बताता जाता हूँ। आप भी अपनी अपनी वर्कशीट्स को खोल लें। मोस्टली एमसीक्यूज ऐसे ही हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, जो ज़्यादा मुश्किल होंगे उनको हम डिटेल के साथ बोर्ड पर समझ लेंगे और जो आसान होंगे उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा ये क्यों है। तो बाकी डिटेल में सिर्फ वही करेंगे जो ज़्यादा मुश्किल होंगे। नहीं मिली वर्कशीट्स, नहीं मिली, ऐसे कैसे हो सकता है वर्कशीट नहीं मिली? कल मैंने तरीका बताया था वर्कशीट्स खोलने का, उसी तरीके से आपको मिलेंगी। मेरे आईडी पे जाके क्लिक करें, प्रोफाइल में आपको मिल जाएंगे। सर आज इवेंट क्या है? जी इवेंट मैं बता देता हूँ आज क्या है। इवेंट आज ये है कि एक बहुत ही मशहूर स्पीकर आसिफ अली साहब यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से रात को 7:15 पे लाइव आएंगे और वो आपको बताएंगे कि आप कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड पे नहीं शो हो रही तो आप लैपटॉप पे उसको सर्च करें, किसी लैपटॉप का इंतज़ाम कर लें, इंशाल्लाह जो है वो आपको मिल जाएगी। सर आपने कहा था नंबर ऑफ न्यूक्लियोपोर रेड ब्लड बट इन बुक रेड ब्लड सेल डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। मैच्योर होने के बाद उनका न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मैच्योर होने के बाद उनका जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है, पहले तो होता है। चलें जी, ड्राइव किधर गई? ये रही। मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही है। उसके अंदर तो वर्कशीट्स जो हैं वो शो होती हैं, आपके पता नहीं क्यों नहीं शो हो रही। सो आप किसी और मोबाइल फ़ोन से ट्राई करें या फिर आप जो है वो, चलें जी मैं सारे 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग परेशान ना हो। पहला आपके पास पहली जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको समझ लें। ये जो आपका इवेंट है, ये आसिफ अली साहब बहुत अच्छे बड़े मशहूर स्पीकर हैं। ये 7:15 पे campus.pk पे लाइव आएंगे और आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जी सारी दुनिया यही रो रही है कि नुकसान क्या है, वो फ़ायदे बताएंगे कि इसने आपकी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे किए हैं। सो बड़ा अच्छा ये सेशन होगा, सब ने सुनना है। लें जी, एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज रिसेप्टर ऑन दी रिसेप्टर साइट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये एक सेल है तो इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं और वो रिसेप्टर्स आमतौर पर ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो ग्लाइकोलिपिड्स बनेगा। क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं, लेकिन चूंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आपका ग्लाइकोलिपिड बनेगा। नेक्स्ट है, फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन।
ड्रिंकिंग, वॉमिटिंग, ईटिंग, लाइसिस। हाँ, लाइसिस नहीं करता। लाइसिस जो है वो लाइसोसोम्स वगैरह के ज़रिए होती है। लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन करते हैं और सेल को मारते हैं। आमतौर पर लाइसिस जो है वो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। ठीक है। अपहिल मूवमेंट इज रेफर टू ट्रांसपोर्ट विद एनर्जी, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन, ए एंड बी। यस, ए एंड बी। अपहिल मूवमेंट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन भी होती है और ये क्या नाम है, अपहिल मूवमेंट भी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनवेजिनेशंस आर यूज फॉर फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट इनवेजिनेशंस, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। इनवेजिनेट का मतलब समझ लें बच्चों, इनवेजिनेट का मतलब होता है सेल का अंदर की जानिब फोल्ड हो जाना। सो एंडो के अंदर, फैगो के अंदर और पिनोसाइटोसिस, ये मैं वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ, सॉरी गलती हो गई। वर्कशीट नंबर 2 है बेटे ये, ठीक है, वर्कशीट नंबर 2 है, बिल्कुल ऐसे ही है। मोबाइल में वर्कशीट नंबर 2 खुल गई, सो आप पहले 2 ही कर लें। सो फैगो, पिनो और एंडो तीनों के अंदर इन्वेजिनेशन होगी। एक्सो के अंदर इन्वेजिनेशन नहीं होती क्योंकि एक्सो के अंदर ये दोबारा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाती है वापस। ठीक है, सो नो इन्वेजिनेशन इन एक्सो, एक्सो आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय। तो जो मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स को और फैटी एसिड्स को सेल मेम्ब्रेन में के जरिए ट्रांसपोर्ट करती हैं। कौन सी प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करती हैं फैटी एसिड को और अमाइनो। जी बिल्कुल, ये वर्कशीट नंबर 2 है, आप 2 ही खोल लें। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेस डिफिकल्टी टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ग्लूकोज को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि चैनल्स होते हैं ग्लूकोज के लिए, वाटर के लिए भी चैनल्स होते हैं, फैट सॉल्युबल तो वैसे ही डिफ्यूज कर जाएंगे। आइंस को प्रॉब्लम होगी क्योंकि आइंस के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज होने की वजह से ये इधर हो सकता है अटक जाए, सेल मेम्ब्रेन में से गुजर ना पाए। सो आइंस को प्रॉब्लम होगी। बाकियों में क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी मैंने बता दिया। ग्लूकोज के लिए चैनल है, वाटर के लिए भी चैनल्स होंगे, फूड फैट सॉल्युबल वैसे ही लिपिड्स में से गुजर जाएंगे क्योंकि लिपिड्स भी फैट्स ही होते हैं। मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल कौन से हैं? तो आपको मैंने बताया था प्रोटीन्स की परसेंटेज होती है 60 to 80%। सो प्रोटीन्स आर द अबंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ मेम्ब्रेन। सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होती है किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। गिव एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो बच्चों पहली ऑप्शन है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद पूरी वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 3 भी डिस्कस करेंगे। आप लोग थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा किया करें, ठीक है जी। मोहम्मद साजिद साहब इंशाल्लाह इसके बाद वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सो ये तो नहीं हो सकता। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये देखें, ये अगर एक नेफ्रॉन है, सो ये इसका प्रोक्सिमल पार्ट है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डिस्टल पार्ट है और ये फिर कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है जी। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर जो सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन होती है, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। सो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे सोडियम रीअब्जॉर्ब होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 15 में, तो वो एक्टिव से होते हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है, सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर आंसर क्या बना? प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस के जरिए अगर सेल से पानी निकल जाता है और सेल के अंदर पानी एंटर होता है
तो ये ऑस्मोसिस के जरिए खुद ब खुद हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। बेटे स्क्रीन बिल्कुल ठीक है, अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ाएं, रोज बताना पड़ता है वीडियो क्वालिटी का। सो ये कंफर्म कर लें, जब भी आपकी वीडियो ब्लर होगी सो आप उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं। उसके बाद है इसका आंसर बना प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस इन्वॉल्व है। सो ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। प्लाज्मोलाइसिस में पानी बाहर आ जाता है ऑस्मोसिस से, और डी प्लाज्मोलाइसिस में पानी अंदर चला जाता है ऑस्मोसिस से। Which of the following surface of membrane is hydrophilic? बोथ कैसे हैं? जो बाहर वाला फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उसका बाहर हेड है, अंदर भी जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उसका भी हेड है। इस तरह से मैंने आपको ये समझाया था, अगर आपको याद हो, इस तरह से समझाया था। सो ये भी हेड है बाहर की तरफ, इधर अंदर की तरफ भी हेड आ रहे हैं। सो हेड्स जो हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं इस तरह से, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, बाहर भी हाइड्रोफिलिक है और अंदर भी हाइड्रोफिलिक है। ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है, दोनों साइड्स हाइड्रोफिलिक है। बीच में फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो टेल्स पर मुश्तमिल है। सो बोथ साइड्स आर हाइड्रोफिलिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के अंदर होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होता तो सब के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सो आपने ऑल ऑफ दीज लगाना था। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे घर के अंदर जो सालन पकता है, सालन के अंदर सब के अंदर आलू लाजमी डलते हैं आलू लाजमी डलते हैं। सो आलू सब के अंदर डलते हैं, गाजरों के अंदर भी डलते हैं, मटरों के अंदर भी डलते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक आलू, सब के अंदर होंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जोक। परेशान नहीं होना, ठीक है। मुझे ना वैसे पसंद बहुत है, बिरयानी के अंदर भी आलू आजकल डलते हैं और बड़ा मज़ेदार कर देते हैं बिरयानी को। क्यों भाई स्टूडेंट्स, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? किस किस को पसंद है? चलें, नम स्पेशल वाले एमसीक्यूज नंबर 11। द कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस विच गवर्न्स बेसिक एक्टिविटीज, यानी जो कम्युनिकेशन करते हैं सेल एक दूसरे के साथ, वो सेल सिग्नलिंग कहलाता है। मैंने बताया था एक सेल दूसरे सेल से बात कैसे करता है, एक सेल दूसरे सेल से बात कैसे करता है। आप मुंह के जरिए बात करते हैं, लेकिन सेल कैसे बात करते हैं? सिग्नल भेज के। ठीक है, जैसे हम लोग भी जब मुंह से बात ना कर सके तो इशारे कर रहे होते हैं। जब पेपर चल रहा होता है ना तो मुंह से चूंकि बात नहीं करते, टीचर जो है वो सर पे खड़ा होता है, फिर क्या कर रहे होते हैं? इशारे। एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर बी। सी या तो 3 करते हैं जी, ये सिग्नल दे रहे होते हैं। सो आप भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं। सी लगा। अब पीछे वाले को बताना है तो ऐसे बताएंगे। डी ऑप्शन है, डी। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट। चलें जी, उसके बाद सेल सिग्नलिंग इज द बेसिस ऑफ ऑल। डेवलपमेंट में भी सेल एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, इम्यूनिटी के अंदर भी आपको पता सिग्नल देते हैं। टी लिम्फोसाइट्स को सिग्नल मिलता है कि बैक्टीरिया को मार दो, और बी लिम्फोसाइट्स को सिग्नल मिलता है कि आप एंटीबॉडीज बनाना शुरू करो, मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज करना शुरू करो। सो वो जो सिग्नल्स होते हैं वो इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। टिश्यू रिपेयर के अंदर देखें, जब चोट लगती है तो वहां पे टिश्यू रिपेयर करते हैं। उनको कैसे पता चला भाई यहाँ रिपेयरिंग करनी है? उनको सिग्नल मिलता है, भाईजान चौक नंबर फलाने के अंदर एक गली आती है, उस गली के अंदर एक बाजू है, वहां पे चोट लग गई है, उसको ठीक करके आओ। वो सिग्नल देते हैं और वो जाके फिर उनको ठीक करके आते हैं। सो ये सेल सिग्नलिंग सारों के अंदर इन्वॉल्व है। द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेल रिलीजिंग अ सिग्नल मॉलिक्यूल इनटू एनवायरनमेंट फॉलोड बाय नंबर ऑफ सेल, यानी जब एक सिग्नल रिलीज हो और उसके रिस्पॉन्स में कई सेल्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हो, इसको मैंने कहा था पैराक्राइन सिग्नल्स कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझाई भी थी, पैराक्राइन सिग्नलिंग। जब एक से ज्यादा सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं तो पैराक्राइन सिग्नलिंग कहलाती है। कोई एग्जांपल देगा पैराक्राइन सिग्नलिंग की? हाँ जी बच्चों, हु विल गिव
एन एग्जाम्पल ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग। हाँ जी, जो देगा उसको शाबाशी मिलेगी। पैराक्राइन सिग्नलिंग की एग्जाम्पल बताएं जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। मसल सेल्स नहीं कहेंगे, मसल फाइबर्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन सारे फाइबर्स की करते हैं, एक सेल की नहीं। एक सेल नहीं, लिखा हुआ नंबर ऑफ सेल्स। तो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक नहीं बल्कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो सेल्स लिखें, सेल ना लिखें, सेल्स लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स आर द मेन लिपिड्स कंपोनेंट्स ऑफ, सबको पता है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड्स फॉस्फोलिपिड है। द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन आर केमिकली, अभी मैंने बताया था ग्लाइको प्रोटीन भी हो सकते हैं और ग्लाइको लिपिड्स भी हो सकते हैं। चलें जी, कोई क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 2 से कोई क्वेश्चन करना हो तो जल्दी से कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, वर्कशीट नंबर 2 से कोई क्वेश्चन है या सब क्लियर? तो वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चलें जी, क्लियर है बच्चों? कमेंट करके बताएं। मुताहिर साहब का है, मुताहिर साहब को क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है हमारा मुताहिर, बहुत मेहनती है, क्वेश्चन बड़े पूछता है। हाँ जी बच्चों, डॉक्टरों क्लियर है? क्यों भाई डॉक्टरों, मैंने आज से आपको डॉक्टरों कहना है, ठीक है जी। चलें जी, डॉक्टरों को क्लियर है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1, आर यू रेडी गाइस? चलें जी, वर्कशीट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय ज़ेकेरियस। ज़ेकेरियस पहला जो माइक्रोस्कोप था वो ज़ेकेरियस ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज प्रेजेंट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो दो लेंस होते हैं, दो लेंस होते हैं। एक इस तरह से लेंस होता है, यहाँ पे इसको आई पीस कहते हैं या ऑकुलर लेंस कहते हैं, और फिर इस तरह से यहाँ पे फिर वो लाइट पड़ रही होती है। लें जी, ये दूसरा लेंस है, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये दो मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है जी। सर जी आप डॉक्टर कहकर खुश करते हैं, अच्छा जी, खुश भी होना चाहिए ना, ताकि खुश होकर तैयारी करें, ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है। ये एक अलमिया है, जब बच्चे खुश होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छी तैयारी, अलमिया नहीं बल्कि एक ट्रुथ है। द साइज ऑफ अ सेल इज मेजर्ड इन, ये वाला एमसीक्यूज नम्स के लिए स्पेशल के जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं, मेजरमेंट्स के जो यूनिट्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ के लिए कौन कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है। सो आमतौर पर सेल के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर्स जो है वो आपका आंसर होगा, माइक्रोमीटर्स। जी सर क्लियर है, बट मेरे पास 10 एमसीक्यूज है। मैंने नम्स का अलग से फोल्डर बनाया है, आप वो वाले एमसीक्यूज डाउनलोड करें जिसमें नम्स के स्पेशल एमसीक्यूज मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है, नम्स के स्पेशल एमसीक्यूज। अच्छा जी, उसके बाद है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लाइट रेज प्रीवियसली फोकस्ड ऑन स्पेसिमन, ठीक है जी। यानी कि कौन सा ऐसा लेंस है जो लाइट रेज को कलेक्ट करता है जो इससे पहले स्पेसिमन के ऊपर क्या हो चुकी थी, फोकस हो चुकी हुई थी। तो इसका आंसर है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव। जो सारी लाइटें यहाँ पे फोकस हो चुकी, फोकस होने के बाद ये जो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला लेंस, यहाँ पे ये सारी लाइटें कलेक्ट होती हैं। सो ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसका आंसर है। सारी लाइटें फोकस होती हैं नीचे से ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट से फिर ये कलेक्ट कर लेता है, ऑब्जेक्ट से कलेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस करता है। सो आंसर है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद है सरफेस ऑफ सेल कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व बाय, सरफेस को आप जब ऑब्जर्व करेंगे, सरफेस को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप SEM से करेंगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए करेंगे।
प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस काइंडली बता दें, बता दिया था बच्चों अभी मैंने आपको। चलें दोबारा सुन लें। जब एक सेल श्रिंक होता है उसमें से सारा पानी निकल जाता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सोस्मोसिस, तो आप इस सेल को कहते हैं कि इस सेल की प्लाज्मोलाइसिस हो गई है। जब आप इसको किसी डिल्यूट सॉल्यूशन में रखते हैं तो पानी वापस एंटर होता है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि श्रिंक होने की तस्वीर कैसे होगी। श्रिंक इस तरह से होगा, पानी जो है वो निकल गया, सेल सिकुड़ गया है, सेल सिकुड़ गया है। अब इसको ऐसे पानी में रखें जहां डिल्यूट पानी है, तो पानी दोबारा सेल के अंदर एंटर होगा और अब एंडोस्मोसिस के जरिए एंटर होगा, एंडोस्मोसिस के जरिए, और सेल अपनी शेप को दोबारा से रीगेन कर लेगा। ये दोबारा से रीगेन किया है, इसको हम कहेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस। इसमें पानी एंटर होगा, एंडोस्मोसिस होगा। सो ये पानी ऑस्मोसिस के जरिए बाहर निकला, अंदर गया। सो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। क्लियर बेटे? किसने पूछा था? क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट कर दें। सो मैं यहाँ पे था, कहाँ पे था हम? हाँ, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आंसर है। उसके बाद इन ऑर्डर टू अचीव हाई मैग्निफिकेशन विद अ गुड रेजोल्यूशन अ डैश ऑब्जेक्टिव लेंस इज यूज। अगर आपने अच्छी रेजोल्यूशन जो है वो लेनी है तो आपको फिर स्मॉल मैग्निफिकेशन का लेंस यूज करना पड़ता है। वो आपको क्लैरिटी ज़्यादा देता है। ज़्यादा मैग्नीफाई करेंगे ना पिक्चर फट जाती है, पिक्सल फट जाते हैं। सो स्मॉल वैल्यूज का आप ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं सो दैट पिक्चर ना फटे, क्लैरिटी अच्छी हो, रिजॉल्विंग पावर अच्छी हो। Which set of structures is present in plant and animal cell? दोनों के अंदर कौन से होंगे? इसमें आंसर आपका बनेगा सी, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में है, वैक्यूल भी दोनों में है और न्यूक्लियस भी दोनों में है। हाँ, ये फर्क है, वैक्यूल साइड पर है, एनिमल्स में छोटे छोटे हैं और साइड्स पर हैं, प्लांट में बड़ा सा दरमियान में, और न्यूक्लियस भी साइड और दरमियान का, लेकिन है दोनों में। सी ऑप्शन, चार्ली। Which of the following cell exhibit nervous coordination? So nervous coordination एनिमल्स में ही होती है, प्लांट्स के अंदर तो दिमाग नहीं ना होता। सो उनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन बच्चों नहीं होती। बैक्टीरिया में भी दिमाग नहीं होता। सो एनिमल्स के अंदर ही नर्वस सिस्टम होता है। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर ही होगी। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। अगर आप लाइफ की बात करते हैं, लाइफ की प्रॉपर्टीज जिसके अंदर हो वो सेल है। और अगर लाइफ की प्रॉपर्टीज ना हो, जनरल आपका स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा वो एटम होगा, एटम, ठीक है। लेकिन एटम में चूंकि लाइफ नहीं होती, सो इसलिए सर इस तरह तो फिर हम इंटरनल देख ही नहीं सकते बच्चे। हम अच्छी क्वालिटीज के लेंस बढ़ाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि कहाँ तक हमें नजर आ रहा है, जहां तक नजर आ रहा है उतना कोशिश करते हैं कि लेंस छोटा रखें। प्लांट्स के अंदर यस हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होती है या केमिकल कोऑर्डिनेशन कह ले, तो सेल आंसर होगा नेक्स्ट का। उसके बाद है विच इट इज नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ ह्यूमन, लायंस एंड टाइगर्स। सेल वॉल जो है वो चूंकि एनिमल्स हैं ये तीनों, लायन और ये टाइगर वगैरह, ह्यूमन भी एनिमल की कैटेगरी में है। सो एनिमल सेल्स के अंदर आपको सेल वॉल नहीं मिलती। सो आंसर है सेल वॉल। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड इन। ये बड़ा प्यारा एमसीक्यू है। किसी को याद है फर्स्ट सेल कहाँ डिस्कवर होता है? मैं आपको आंसर तो बताया, लेकिन कोई कहानी बताएगा फर्स्ट सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? हाँ जी, चलें, आप तो देर लगा रहे हैं, चले मैं आप बताता हूँ। रॉबर्ट हुक ने पहली मर्तबा कॉर्क के सेल्स को ऑब्जर्व किया। कॉर्क के सेल्स को, प्लांट्स के अंदर कॉर्क होती है, एक्सटर्नल जो लकड़ी वाली एक्सटर्नल जो सरफेस होती है ना जो लकड़ी की, उसे कॉर्क कहते हैं। सो कॉर्क से पहला सेल डिस्कवर हुआ, सो इसलिए आपको प्लांट्स है। बेटे रेजोल्यूशन हाई रखनी है, मैग्निफिकेशन की बात की थी, ठीक है। मैग्निफिकेशन जितनी हो सकती है कम रखते हैं, उससे हमें रेजोल्यूशन अच्छी मिलती है।
जैसे मोबाइल की स्क्रीन छोटी होगी ना, चीजें क्लियर होती जाती हैं। अगर किसी की क्वालिटी खराब है और आप बड़ी स्क्रीन पे उसको देखेंगे तो आपको फटी हुई स्क्रीन मिलेगी। मोहम्मद साजिद साहब, इसको जरा ध्यान से देखें, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखें। एक क्वालिटी 240 की क्वालिटी की वीडियो लें, मोबाइल पे देखेंगे ऐसे लगेगा क्लियर है। अगर आप उसको देखेंगे लैपटॉप पे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि स्क्रीन बहुत फटी हुई है। बड़ी स्क्रीन करते चले जाएंगे, रेजोल्यूशन नहीं बढ़ा रहे, फिर आपकी स्क्रीन फट जाएगी। रिजॉल्विंग पावर भी साथ साथ बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा जी, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्लांट सेल? प्लांट सेल्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है? सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि प्लांट्स के अंदर बच्चों सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। इन अ स्ट्रक्चर हैविंग डायमीटर कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 नैनोमीटर। बल्कि इसका आंसर मैंने यहाँ पे क्या लगा के दिया, 2 नैनोमीटर लगा के दिया। ठीक है जी। 8 माइक्रोमीटर वाले को हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख लेंगे, 1 मिलीमीटर को तो हम अपनी आंख से भी देख सकते हैं, इसलिए 2 नैनोमीटर को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। नम स्पेशल एमसीक्यूज पे चलें बच्चों, नम स्पेशल एमसीक्यूज। द वर्ड सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड सेलुला विच मीन्स डैश। हाँ जी, तो इसका आंसर है लैटिन। लैटिन से ये वर्ड लिया गया है और इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, खाना, छोटा सा खाना। लैटिन यानी सी ऑप्शन है, लैटिन जबान का ये लफ्ज है लैटिन, और आंसर है इसका अ लिटिल रूम। उसके बाद द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज बीइंग सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर से हम क्लोज ऑब्जेक्ट्स को अलग करके डिस्टिंग्विश करके देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आपका, किधर गया, द TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू, तो इसका आंसर है 1 मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन टाइम्स आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन हासिल कर सकते हैं। आंसर है 1 मिलियन। यूनिट्स ऑफ द लेंथ यूज्ड टू गिव मेजरमेंट ऑफ अ टिपिकल ह्यूमन सेल। यूनिट्स ऑफ द लेंथ यूज्ड टू गिव मेजरमेंट्स, ये मैंने बता दिया था आपको, माइक्रोमीटर्स, माइक्रोमीटर्स। उसके बाद आखिरी है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर इन्वॉल्व्ड इन माइक्रो डाइसेक्शन एक्सेप्ट, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये डाइसेक्शन क्या होती है? सम टाइम ना हम स्टडीज के दौरान, सर्जरीज के दौरान माइक्रोस्कोप भी साथ साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप किसी बहुत डीप स्टडी में हैं और आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, जोड़ रहे हैं, डाइसेक्ट कर रहे हैं और साथ साथ उसको माइक्रोस्कोप में देख भी रहे हैं, ये डाइसेक्शन जो है माइक्रो डाइसेक्शन कहलाती है। और इसमें लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन भी होती है, क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन भी है, लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन भी है। मीन आप क्रोमोसोम्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स को आप देख के तो नहीं काट सकते, ऐसे देख के तो नहीं आप उनके आर्म्स को बता सकते, आपको साथ माइक्रोस्कोप भी यूज करना पड़ेगा। जब आप डाइसेक्शन और माइक्रोस्कोप को एक साथ यूज करते हैं वो माइक्रो डाइसेक्शन कहलाती है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, आप कहने से पहले ही कर दिया, ठीक है। माइक्रोस्कोप और यानी आप माइक्रोस्कोप को एज ए कैमरा यूज कर रहे होते हैं, बिकॉज आपको आम आंख से वो चीज नजर नहीं आती जिस चीज के साथ आप वर्किंग कर रहे हैं। उसकी वर्किंग के साथ साथ आपको ऊपर से माइक्रोस्कोप से उसको देखना भी पड़ता है ताकि कोई आप गलती ना कर दे। ऐसी डाइसेक्शन को खाली डाइसेक्शन नहीं कहेंगे, माइक्रो डाइसेक्शन कहेंगे। SEM में कितनी मैग्निफिकेशन है बच्चे, आप बुक से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेरिएबल हो सकती है, डिपेंड करता है लेंस कितना यूज करते हैं। ओके, मेरे जहन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी,
तो मैं कहाँ था, ये फ्रॉग है। फ्रॉग को जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो हमें हर चीज़ नज़र आ रही होती है, लेकिन जब आप किसी क्रोमोसोम को, किसी सेल को डाइसेक्ट कर रहे होंगे तो वो तो नज़र नहीं आ रहा होता। सो आपको उसको माइक्रोस्कोप में रखना जो है वो रखना पड़ता है। सो आप देख रहे होते हैं उसको बड़ा करके और साथ साथ उसकी डाइसेक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। माइक्रो डाइसेक्शन समझ आ गई। माइक्रोस्कोप प्लस डाइसेक्शन, जब दोनों टेक्निक्स को एक साथ लेके चलते हैं तो उसको हम माइक्रो डाइसेक्शन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये किन चीज़ों के लिए होगा? जो बहुत बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनको हम बगैर माइक्रोस्कोप से देखे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो 2 वर्कशीट्स हो गए। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से कर लें। ये जनरल मैग्निफिकेशन है 2,50,000। हाँ बिल्कुल, यही SEM की हो सकती है। आप नोट कर लें जिसने क्वेश्चन पूछा था SEM में कितनी होती है। 2,50,000 के राउंड अबाउट ठीक लिखा हुआ है। चले, 2 वर्कशीट्स क्लियर हो गई। तीसरी वर्कशीट खोलते हैं। लें जी, तीसरी वर्कशीट खोल लें बच्चों। दो क्लियर हैं? मैसेज करने जल्दी से बच्चों, मैसेज कर दो जल्दी से। 2 क्लियर हैं? हाँ जी बच्चों, 2 क्लियर हैं। चलें तीसरी स्टार्ट करें। मुझे लगता है आज हम नेक्स्ट नहीं पढ़ पाएंगे। आज का नाम डिस्कशन डे ही हो जाएगा, ठीक है? आज का लेक्चर डिस्कशन डे है। इसी तरह ना हम पूरे यूनिट की वर्कशीट्स को एक ही दिन डिस्कस कर लिया करेंगे जब वो यूनिट खत्म हो चुका होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मेथड टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स। वो करंट के जरिए सेपरेट होता है चार्जेस की मदद से। वो समझाऊंगा इंशाल्लाह रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही करेंगे। जब यूनिट खत्म हुआ होगा हम उसकी वर्कशीट्स को इकट्ठा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्यों बच्चों, डू यू सहमत विद मी? ओहो, आर यू सहमत विद मी? कभी कभी ना अंग्रेजी आती है और अंग्रेजी बड़ी जोर से आती है। चलें वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। Here we go students. Which organelle is concerned with cell secretion? अच्छा, अब ये बहुत आसान है क्योंकि ये मैंने बड़ा डिटेल से समझाया आपको। अब इसका जवाब आप लोग मुझे दें साथ साथ। हाँ जी, वी आर सहमत एंड एग्री विद यू। वेरी गुड, अच्छे बच्चे। ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो टीचर्स की बात फौरन मानते हैं, ठीक है जी? ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, अली साहब। विच ऑर्गेनेली इज कंसर्न्ड विद सेल सिक्रीशन? क्या आंसर होगा बच्चों? FLP का सिलेबस बताएं। FLP कब होना है? FLP कौन सा है? FLP के अंदर ना जो आपका यूनिट वाइज टेस्ट हुआ होगा उसका कंबाइंड टेस्ट रखेंगे, ठीक है? ये किस दिन है FLP? FLP का सिलेबस बच्चे पूछ रहे हैं नम्स वाले। अच्छा, पहले FLP होगा, ठीक है? तो मैंने पूछ लिया, स्टार्ट ही FLP से कर रहे हैं। यूनिट वाइज खत्म, डेली यानी एक हफ्ते में एक टेस्ट हुआ करेगा और यूनिट वाइज, ठीक। ले बच्चों, ठीक है जी। सैटरडे को FLP होगा तो उसका टेस्ट है, उसका मैं सिलेबस लिख देता हूँ। सिलेबस लिख देता हूँ। दी सेल, सेल का कंप्लीट यूनिट, और नम्स के अंदर सेल के साथ साथ मेम्ब्रेन भी शामिल है। मेम्ब्रेन भी, लेकिन
एमडी कैट में मेम्ब्रेन सेल के अंदर ही है और नम्स के अंदर मेम्ब्रेन अलग से है। सो ये यूनिट पूरा सेल का जो हमने पढ़ लिया है। जी बिल्कुल सर, फ्रांस से मैंने ये कंफर्म किया है कि ये किस तरह से लेके चला जाएगा। ठीक है जी। तो सैटरडे को आपका FLP हुआ करेगा और उसमें आपको मैंने सिलेबस बता दिया, सैटरडे को है और उसमें पूरा चैप्टर शामिल होगा जो हमने पढ़ लिया है। हम यूनिट वाइज नहीं ना ले रहे। देखें आपका एक दिन सिलेबस मैंने ये लिख दिया है, एक दिन आपका बायो का हो, एक दिन केमिस्ट्री का हो, एक दिन फिजिक्स का हो, एक दिन इंग्लिश का हो। अब देखें ना, ये तो FSC वाली लुक आ गई। हम इनका इकट्ठा लेंगे, इकट्ठा एक ही दिन इकट्ठा टेस्ट होगा, जैसे एंट्री टेस्ट में आता है, जैसे MD कैट में आता है ना, ऐसे ही आपका टेस्ट होगा या नम्स में आता है। यानी आपका हर हफ्ते एंट्री टेस्ट हुआ करेगा। हर रोज आपका लेक्चर के एंड पे हो तो जाता है। हमने उस हर रोज वाले को MD कैट यानी एंट्री, यानी आपको एंट्री टेस्ट दिए हर हफ्ते, आपका एंट्री टेस्ट यूनिट वाइज ना। हम लोग FSC में भी तैयारी करके आए हैं, मैट्रिक में भी यूनिट वाइज करते थे, अब बड़े हो गए हैं ना। और आपको पता है एक बात बताऊं, मैंने 3 मरतबा एंट्री टेस्ट दिया। प्रॉब्लम पता क्या आती है, जब आप लोग चैप्टर वाइज देते हैं ना तो आपको FSC की लुक जो है वो लगती है। आप थोड़ा थोड़ा करने के आदी होते हैं, आपकी आदत होती है थोड़ा थोड़ा करने की। लेकिन जब आप FLP देते हैं एंट्री टेस्ट की तर्ज पे बड़ा सा टेस्ट देते हैं, सो फिर आपको जो है एंट्री टेस्ट में बहुत आसानी होगी, टाइम मैनेज करने में आसानी होगी। ठीक है, टाइमिंग आपको मुकम्मल दी जाएगी, एक दिन पहले बता दिया जाएगा। तो समझ आ गया जी। FLP का फायदा क्या है, यूनिट वाइज का नुकसान है, FLP का फायदा है। चलें जी, नेक्स्ट आपका MCQ नंबर 2 है। व्हाट इज द फॉलोइंग द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? क्रिस्टी पे होती है, मैंने आपको बता दिया था उस दिन। क्रिस्टी पे एनर्जी बनती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से एनर्जी बनती है। क्लस्टर ऑफ राइबोसोमल RNA वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोमल RNA के क्लस्टर होते हैं जिनसे राइबोसोम बनते हैं। गोल्जी वेसिकल बर्ड ऑफ फ्रॉम कनकेव फेस को हम मैच्योरिंग फेस का नाम भी देते हैं। मैच्योरिंग फेस का बच्चों उस तरह ठीक नहीं था, उस तरह बच्चे कह रहे थे बहुत बर्डन है, डेली भी टेस्ट दो फिर FLP भी दो, बहुत बर्डन है। हमने उनका बर्डन भी ठीक किया और हमने उनको एंटी टेस्ट की तर्ज पे तैयारी भी स्टार्ट करवाई है। अगर आपको लगता है वो पहले वाला ठीक है तो आप पहले वाले सेशन में ही जा सकते हैं। टाइमिंग आपको बता देंगे, परेशान ना हो। टाइमिंग से क्यों परेशान होते हैं? न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज इन डिवाइडिंग स्टेज, नॉन डिवाइडिंग स्टेज सॉरी। न्यूक्लियस सिर्फ उस वक्त नजर आता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, जब डिवाइड करते हैं तो न्यूक्लियस गायब हो जाता है। टाइमिंग मेरा ख्याल है 1 घंटा या उससे ज्यादा होगी। ठीक है, उस दिन पता चल जाएगा आपको। एक दिन पहले जब वो सारा पेपर सेट करेंगे ना, साथ ही टाइमिंग भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ DNA इज फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा DNA प्रेजेंट होता है। उसके बाद द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ SCR। ऑल ऑफ दीज सिक्रीशन ऑफ डिजिट, सेपरेशन ऑफ डिजिट्स। उंगलियां अलग कैसे होती हैं? आपको पता है हमारी डेवलपमेंट के दौरान उंगलियां अलग होती हैं, पहले ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। वो कब अलग होती हैं? जब दरमियान वाले सेल्स को लाइसोसोम ब्रेक डाउन कर देता है। सर आपने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया। बेटे किया मैंने। कौन सा क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई नहीं किया? दोबारा पूछ लें। ठीक है, शफ नसीर सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दिया है। ओके कहा तो था आपने जी, मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है। अगर आपका कोई रह गया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, परेशान ना हुआ करें। अब मैं अकेला बंदा हूँ और इतने लोगों का आंसर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ख्याल किया करें ना। जैसे एक बंदे के आगे इतने समोसे पड़े हैं, वो किस किस समोसे वो खाए, इसी तरह प्रॉब्लम होती है। सो कोऑपरेट किया करें, दोबारा पूछ लिया करें। अच्छा जी, उसके बाद कहाँ थे हम? कहाँ थे? हाँ, सेपरेशन ऑफ डिजिट्स का मैंने बताया लाइसोसोम आंसर है, लाइसोसोम। मैसेंजर पर, अच्छा मैसेंजर मैंने अभी देखा ही नहीं है, टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा, इंशाल्लाह जवाब दूंगा आपका। टे सैक डिजीज कॉज बाय अकोमुलेशन ऑफ लिपिड इन। टे सैक डिजीज में लिपिड्स अकोमुलेट होते हैं।
ब्रेन के अंदर। कहाँ पे? ब्रेन के अंदर। उसके बाद क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं। इनसाइड अ सेल ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ स्ट्रक्चर। डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम की शक्ल में आता है, तो आंसर है क्रोमोसोम। सिस्टर्नी आर द पार्ट ऑफ बोथ ए एंड बी। एंडोप्लाज्मिक में भी सिस्टर्नी होते हैं और गोल्जी में भी। ये याद रखें किसके सिस्टर्नी किसको बनाते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी बड ऑफ हो के गोल्जी बनाते हैं जाके। उसके बाद सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल। 27 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लिवर सेल ऑफ चिंपैंजी। लिवर सेल चूंकि डिप्लॉयड है 2 है तो उसमें 48 क्रोमोसोम होंगे। 48 क्रोमोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सिलिया। सिलिया की फॉर्मेशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द टाइप ऑफ प्लास्टिड विच हेल्प इन पोलिनेशन। क्रोमोप्लास्ट। द प्लेस ऑन क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोमेयर प्लस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दोनों एक ही चीज के दो नाम है, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगर आपको बना के दिखाऊं, बल्कि बनाया भी होगा शायद, ये क्रोमोसोम के दरमियान में जो सेंट्रोमेयर है, इस सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम भी देते हैं। दोनों नाम इसी के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स कॉल्ड। तो मैट्रिक्स का पूछा हुआ है, मैट्रिक्स स्ट्रोमा कहलाती है। मैंने बुक की लाइन को थोड़ा सा तब्दील कर दिया, थोड़ा सा। बुक में पूछा हुआ यही लाइन कि हेटेरोजीनस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, तो वहां पे आंसर होगा ग्रेनम, ठीक है। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स का पूछते हैं तो आंसर होगा स्ट्रोमा। टीचर्स पिछले सेशन के चेंज हैं जी, चेंज हैं, सिर्फ बायो सेम है, बाकी सब चेंज है, ठीक है बच्चों। चलें जी। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग विच ऑर्गेनेली हैज आउटर मेम्ब्रेन इन इट। तो किसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, क्योंकि उसकी एक इनर भी है, सो एक उसकी आउटर बन जाएगी। उसकी दो है ना, तो एक आउटर और एक इनर, तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर है। एट द बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था, 36 ट्रिपलेट्स होते हैं, क्योंकि दो साइड्स पर सेंट्रियोल्स के पेयर प्रेजेंट होते हैं। सो 36 लास्ट वाले का आंसर है। सो टाइम हो गया हमारा ख़त्म। इंशाल्लाह हम कल अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सो यू ऑल हैव टू सेल्फ रीड द टॉपिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपने खुद से रीड करना है, ठीक है बच्चों। कर लेंगे, हर चीज़ क्लियर होगी आपको। क्यों बच्चों, कोई मेरे से बात पूछनी है, कोई गपशप लगानी है, कोई मुझसे मशवरा लेना तो जल्दी से ले सकते हैं। मैं अपने छोटे डॉक्टर्स जो मेरे सारे भाई हैं, इंशाल्लाह कभी कभी आपके अस्पताल क्लिनिक में आया करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने मुझे पहचानना है। फिर सर की ड्राइव क्यों नहीं ओपन आ रही है? आप किसी और मोबाइल से ट्राई करें मुताहर, इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी। जी बिल्कुल, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। इंडिविजुअली 27 जी, एक सेंट्रियोल में मैक्रोट्यूब्यूल्स 27 होते हैं। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन करना है मुझसे या लेक्चर एंड कर दे? जल्दी से क्वेश्चन करना है तो मुझसे कर ले, मैं आपके अपने छोटे भाई बहनों के सारे जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। सर वर्कशीट नहीं मिल रही, वर्कशीट क्यों नहीं मिल रही? आप इस तरह के प्ले बटन को क्लिक करें, प्ले बटन को, इस तरह का जो प्ले बटन बना हुआ है इसको क्लिक करेंगे, फिर मेरी प्रोफाइल में जाएंगे, जहां लिखा हुआ है आसिफ अबीर, उसमें जाएंगे, आपको एक फोल्डर मिलेगा MDCAT प्लस नम्स, उस फोल्डर के अंदर आपकी वर्कशीट्स पड़ी हुई है। इस बटन को क्लिक करें, मेरी प्रोफाइल में जाएं और फिर जो है आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी। और भी सवाल बच्चों? चलें जी, ठीक है। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी अच्छी से जारी रखें और एक दिन इंशाल्लाह आप लोग डॉक्टर बनेंगे। मैं इंशाल्लाह डेली यही आपको कह दिए जाता हूँ, मेरी दुआ है।
और मेरी ख्वाहिश भी है कि मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बुक को रीड अच्छी तरह किया करें, ठीक है। तो कुछ अरसे से ना बुक वाले MCQs बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में, सो उनको अच्छी तरह रीड किया करें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम अब लेक्चर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से कार्बोहाइड्रेट्स को पहले से रीड करके आना है। मैंने डिस्कस करवा दी है, आप लोग इसको दोबारा भी सुन सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक ये लेक्चर सही तरह नहीं लिया। इंशाल्लाह मिलेंगे कल, तो कल तक के लिए तमाम स्टूडेंट्स इजाज़त दें और रिव्यूज़ लाजमी अपलोड करें, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना। अब बच्चे पता क्या करते हैं, इस तरह से ना स्टार जो है वो लगे होते हैं 5, बच्चे नीचे लिखते हैं वेल डन, यानी अच्छी तरह समझ आ गया, और स्टार 1 दे देते हैं, यानी 1 स्टार का मतलब है कुछ समझ नहीं आई, और नीचे क्या लिखा हो वेल डन। अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि इस पे यकीन करूंगा इस पे यकीन करूं तो बच्चों ध्यान से जरा, ठीक है। तो अगर समझ ना आए ना तो रीजन लिख दिया करें, क्या रीजन है, डॉक्टर ही मरीज बनेंगे, बच्चों पर परेशान ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।